जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के विशेषताएं, यानी जो भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान बनाया गया है, जो भारत का संविधान इतना बड़ा है, जो भारत का संविधान इतना सशक्त है, उसका विशेषताएँ क्या है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं भारतीय संविधान के स्रोत और भारतीय संविधान के महत्व, और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। इस एग्जाम में कैसे पूछेगा, प्रश्न कैसे पूछेगा कि भारतीय संविधान के विशेषताओं को समझाते हुए 4 से 5 बिंदु को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, यदि ये 18 पॉइंट है, इसमें से ये 18 पॉइंट आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा लिखना। और मैं एकदम आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों कि कैसे याद रख, एकदम आप अपने भाषा में याद कर सकते हैं, चलते फिरते याद कर सकते हैं। तो देखिए कैसे पूछेगा एग्जाम में, कि पूछेगा कि भारतीय संविधान के विशेषताओं को प्रस्तुत करते हुए, स्पष्ट करते हुए 4 से 5 बिंदुओं पर या 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है विस्तृत तथा व्यापक प्रलेख। दोस्तों पहला है विस्तृत तथा व्यापक प्रलेख। इसका मतलब है कि देखिए दोस्तों, भारत का संविधान बहुत विशालतम संविधान है। भारत का जो संविधान है बहुत विशालतम संविधान है। कई विद्वानों का मानना है कि जो भारत का संविधान है बहुत विशाल है। देखिए ये भारत में स्थितियों बदलने से कई संशोधन होते रहते हैं, कई अनुच्छेदों का बढ़ना घटना होता रहता है। देखिए भारत की व्यवस्था को देखते हुए, भारत की स्थिति को देखते हुए भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है, जो प्रलेख है, वो बदलते रहते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि भारतीय विस्तृत तथा व्यापक प्रलेख, जो भारत का संविधान है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि भारत का संविधान बहुत विशालतम संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है, हमारे देश का है, भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अब देखिए दोस्तों कि आप इसमें क्या लिखेंगे कि भारत का संविधान सबसे विशालतम संविधान है। स्थितियां और परिस्थितियां बदलने से भारतीय संविधान में बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं, जिसके कारण अनुच्छेदों में भी परिवर्तन। दोस्तों 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, अब कितना हो गया है 444 अनुच्छेद हो गए हैं। इससे प्लस भी हुआ होगा 400, इससे भी प्लस भी हुआ होगा। कितना 395 थे, अब कितना है 444 है। देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा संविधान का है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या है हम लोगों का संविधान? विस्तृत तथा व्यापक प्रलेख पहला विशेषता है हम लोग का संविधान का। अब देखेंगे दूसरा, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इसको समझिए, इसमें कई अटपटे शब्द हैं, इसको समझिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी जो भारत है वो अपने गृह में भी, यानी अपने घर में भी संपन्न है, स्वतंत्र है, विदेशों में भी स्वतंत्र है। क्या कह रहा है कि प्रभुत्व संपन्न जो भारत देश है, अपने गृह में भी यानी अपने घर में भी या अपने आप में भी स्वतंत्र है और विदेशों में भी स्वतंत्र है। दूसरा देखिए लोकतंत्रात्मक है, यानी जो भारत है ये लोगों का शासन है। यहाँ पर किसी की शासन नहीं है, एक लोग पूरे देश को नहीं चलाते हैं। यहाँ की जनता खुद सरकार बनाती है, अपने इच्छा अनुसार प्रतिनिधि का चयन करती है और अपने देश का शासन चलाती है। तो इसमें सबसे लोकतंत्रात्मक मतलब देखिए डेमोक्रेसी, डेमास का अर्थ होता है लोग, क्रेसी का अर्थ होता है शक्ति अथवा शासन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोगों का शासन है दोस्तों। यहाँ पर कोई शासक चाहे कि मैं यहाँ पर अकेले अधिकार कर लूँ तो नहीं, क्योंकि हम लोग खुद सरकार को चुनते हैं और सरकार हमको चलाती है। देखिए दोस्तों दूसरा है गणराज्य। पहला यानी भारत अपने आप में भी स्वतंत्र है और बाहर में भी स्वतंत्र है। दूसरा लोकतांत्रिक, यानी यहाँ पर लोगों का शासन है, लोग खुद अपने इच्छा अनुसार शासक का चुनाव करती है। तीसरा चीज है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि जो भारत है यह वंशानुगति नहीं है। मान लीजिए ये कोई शासक है, इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा ही शासन पर बैठेगा, गद्दी पर बैठेगा। ये हो गई वंशानुगत। लेकिन
लेकिन इसमें गणराज्य का मतलब होता है, इसमें गणतंत्र का मतलब होता है, इसमें क्या होती है, वंशानुगत नहीं होती है, इसमें जनता चुनती है। मान लीजिए ये सरकार अच्छा कार्य कर रही है तो इसको चलने देगी, ये गलत काम कर रही है इसको हटा देगी, यानी जनता के इच्छा के अनुसार चलने वाली यहाँ पर शासन व्यवस्था है। हो गया दोस्तों, यानी इसमें जो सरकार हो सकती है वो वंशानुगत नहीं होती है, स्वेच्छाचारी अपनी इच्छा अनुसार शासन नहीं कर सकती है। देखिए दोस्तों, तीसरा है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार भारतीय प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य का मतलब होता है कि सरकार क्या करेगी, राज्य को उन्नति और विकास करेगी। दोस्तों, राज्य का उन्नति और विकास होगा, इसका मतलब है समाजवादी राज्य का मतलब होता है कि जो सरकार होगी राज्य सरकार होगी, राज्य को उन्नति करेगी और विकास करेगी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया था। किसमें जोड़ा गया था? तो भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और इसका लक्ष्य क्या था कि ये प्रत्येक राज्य को उन्नति और बढ़ावा देगी, उसको विकास करेगी। देखिए, तीसरा है संघात्मक शासन व्यवस्था। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग का संघात्मक शासन व्यवस्था है, यानी संघ बनाकर हम लोग देश में संघ बनाकर शासन किया जाता है, जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार या त्रिस्तरीय सरकार। तो देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में हम लोग का एक विभाजन देखने को मिलता है। देखिए, ये केंद्र सरकार हो गई और ये राज्य सरकार। राज्य सरकार की अपेक्षा केंद्र सरकार की पावर अधिक होती है, इसकी पावर इससे क्या होती है, पावर क्या होती है, अधिक होती है, और इसकी क्या होती है, कम होती है। दोस्तों, संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब हम लोग के संविधान में, देखिए, हम लोग के संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। आपका इतना क्राइटेरिया है, आप इतने के अंतर्गत रहकर कुछ जो अपनी शासन व्यवस्था को जैसे चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। देखिए, और ये राज्य सरकार है। देखिए, राज्य सरकार सभी राज्यों में अपना शासन करेगी, लेकिन उस पर किसका अंकुश रहेगा? उस पर केंद्र सरकार का अंकुश रहेगा, उस पर केंद्र सरकार का अंकुश रहेगा। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब जब सरकार शक्तियों का विभाजन करके देश को चलाती है, वो क्या होता है? संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था। देखिए, यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, और इसका जितना क्राइटेरिया होता है, इसका अधिक क्राइटेरिया होता है। देखिए, अब देखिए, पांचवा चीज है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों एक ही चीज है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष, इसका देखिए नाम सुनते हैं लेकिन याद नहीं रहता है कि क्या कर रहे हैं। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य जो होती है, संविधान हमारा कहता है कि राज्य के अनुसार आपको धर्म नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए आप कोई जाति से है, उसका जो राज्य होगा वो तय नहीं करेगा। मान लीजिए ये राज्य है, ये नहीं कह सकता है कि हमारे जो सभी नागरिक हैं वो हिंदू हैं, हमारे सभी नागरिक मुसलमान हैं, यानी हमारे, और कोई भी जात लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए, हम मान लीजिए हिंदू ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, राज्य कोई अपना धर्म नहीं लागू करेगा कि हमारे अंदर रहने वाले नागरिक इसी कैटेगरी के हैं, इसी बिरादरी से हैं, इसका महत्व नहीं रखेगा। दोस्तों, आप कोई भी धर्म से जा सकते हैं, ये स्वतंत्र है। और भारत में समानता बनी है, तो सबसे बड़ी इसकी विशेषता है क्या है कि सभी लोगों की अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपनी अपनी धर्म और जाति चुनने का अधिकार है। दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी समानता बनी है तो इसी भाईचारे से बनी है। देखिए दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का राज्य की स्थापना, यानी राज्य खुद को नहीं कहता है कि इसको मानिए, वो कहता है कि अपने सुविधा अनुसार, अपने इच्छा अनुसार आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। वही क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। अब देखिए, संसदीय शासन प्रणाली, यानी हमारे देश में संसद की स्थापना की गई, जो कानून बनाएगा, कानून को रद्द करेगा। दोस्तों, कानून बनाएगा और कानून को रद्द करेगा। तो हमारे देश के अंतर्गत एक संसद की स्थापना की गई, जहाँ से कोई कानून का निर्माण होता है। कानून निर्माण करने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, कहाँ से होती है? संसद से होती है। दूसरे देखिए, अगला हेडिंग है शक्तिशाली केंद्र। इसमें हमारे संविधान में कहा गया है कि हमारा संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है, यानी
देखिए ये क्या है, केंद्र सरकार है और ये राज्य सरकार है। तो देखिए संघात्मक का मतलब होता है दो 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 शासकों के बीच, दो शासकों के बीच या दो स्तरों के बीच शक्ति का विभाजन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। एकात्मक यानी किसी देश में का मुखिया एक ही हो, किसी देश को चलाने वाले एक ही व्यक्ति हो, वहाँ पर उसी का चले। मान लीजिए राष्ट्रपति, अकेले राष्ट्रपति यदि पूरे देश को चला लेता है तो एकात्मक शासन व्यवस्था। अकेले कोई शासक पूरे देश को चला लेता है तो उसको एकात्मक कहते हैं। और वही चीज़ कई लोग मिलकर, मान लीजिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्षेत्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, यदि ये सब मिलकर देश को चलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था। हाँ, संघात्मक शासन व्यवस्था। देखिए जब कई लोग मिलकर देश को चलाते हैं तो संघात्मक, ये अकेले कोई व्यक्ति एक चलाता है तो उसको कहते हैं एकात्मक। अब देखिए शक्तिशाली केंद्र, यानी इसमें कहा गया है कि राज्य के अपेक्षा केंद्र क्या होगा, शक्तिशाली होगा। आप समवर्ती सूची देख लीजिए, उस पर दोनों लोगों का अधिकार होता है कि 50% आप और 50% आप। तो इसमें क्या होता है कि यदि आपसी विवाद हो जाए, दोनों लोगों में आपसी विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार का ही मानना उचित होगा। केंद्र सरकार जो कहेंगे वही होगा, उसको प्राथमिकता दी गई है, निर्णय लेने में उनको प्राथमिकता दी गई है। देखिए तो शक्तिशाली केंद्र यानी राज्य के अपेक्षा केंद्र क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। अब देखिए मूल अधिकारों की व्यवस्था हमारे संविधान में हम लोग को चलाने के लिए सभी नागरिकों को मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का प्रावधान है। दोस्तों हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं और संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार मानकर उसको हटा दिया गया है। देखिए पहले 7 थी, अब मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है, 6 हो गई है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार मानकर उसको हटा दिया गया है। मूल अधिकारों की व्यवस्था है और मूल अधिकारों से नागरिकों को सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा जीवन जीने का अधिकार है। जैसे जीवन जीना चाहते हैं, जैसे अपना उपार्जन करना चाहते हैं उस तरह कर सकते हैं, जहाँ जाकर बसना चाहते हैं रह सकते हैं। अगला हेडिंग है स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों अगला हेडिंग है स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों हमारे संविधान में न्यायपालिका को क्या कहा गया है कि हमारे जो संविधान में न्यायपालिका होगी क्या होगी, देश की जो न्यायपालिका होगी वो अपने आप में स्वतंत्र होगी, अपने कार्यविधि में स्वतंत्र होगी, उसके कार्यविधि में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दोस्तों जब हम लोग का संविधान बनाया जा रहा था तो हमारे संविधान निर्मात्री सभाओं ने कहा था कि हमने एक ऐसी न्यायपालिका का गठन किया है जो अपने आप में क्या होगी, स्वतंत्र होगी, उस पर किसी का अधिकार नहीं होगा, उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों हो गया कि स्वतंत्र न्यायपालिका यानी किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, आपस में क्या होगी, स्वतंत्र होगी, किसी का उस पर अधिकार नहीं होगा। अब देखिए अगला हेडिंग है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। देखिए दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के उल्लेख यानी जो नीति निर्देशक तो बनाए गए थे, ये क्यों बनाए गए थे, ये राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए बनाए गए थे। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है वो क्या होता है, जो नीति निर्देशक तत्व होता है क्या होता है, नीति का अर्थ होता है नियम, निर्देशक का मतलब है नियम के अनुसार उसको निर्देश देना, यानी राज्य को सर्वांगीण विकास के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत लाया गया था। दोस्तों भारत में जो लाया गया था आयरलैंड के संविधान से लिया गया था नीति निर्देशक तत्व। इसका जो लाने का मुख्य उद्देश्य था राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, सभी नागरिकों के लिए, राज्य के सभी नागरिकों के लिए उनका उन्नति हो सके, उनका विकास हो सके, इसीलिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। दोस्तों भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसका 10वां पॉइंट है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख, यानी जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और इसका लाभ क्या है, इसका क्या लाभ है कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए। अब देखिए अगला हेडिंग है लिखित तथा स्वनिर्मित। जो भारत का संविधान है एक निश्चित समय में भारतीयों के द्वारा तैयार किया गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लिखित कहते हैं और स्वनिर्मित कहते हैं। स्व मतलब अपने आप से, निर्मित मतलब निर्माण किया हुआ, अपने आप से निर्माण किया हुआ। तो देखिए दोस्तों जो हमारा संविधान है वो एक निश्चित समय अंतराल में भारतीयों द्वारा तैयार किया गया, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लिखित तथा स्वनिर्मित कहते हैं। वयस्क मताधिकार। दोस्तों वयस्क मताधिकार का मतलब है एक वोट एक अधिकार, एक वोट, इसको याद रखिएगा, एक वोट एक अधिकार। देखिए दोस्तों
हमारे भारत में हमारे भारत में यह प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पार कर लेता है, पहले 21 था, अब क्या हो गया है 18 वर्ष आप उम्र के हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, वयस्क मताधिकार, यानी आपको वोट देने का अधिकार क्या होगा, मिल जाएगा। आप वोट देने लगेंगे दोस्तों, वोट देने लगेंगे, वयस्क मताधिकार यानी मताधिकार, मत का मतलब होता है वोट, अपने अपने विचारों का अधिकार हो जाएगा। मान लीजिए दो प्रत्याशी खड़े हैं, आप 18 साल के हैं तो आप वोट कर सकते हैं। मताधिकार, मत का होता है विचार, यानी अपना आपका अपने ऊपर विचार है कि आप किसको वोट देंगे, यही होता है। मत का अर्थ होता है विचार, अधिकार का होता है अधिकार, तो मतों का अधिकार हो जाएगा मताधिकार, यानी आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, वयस्क मताधिकार। और भारत में सभी लोगों का एक वोट का मूल्य उतना ही है जितने दूसरे लोगों का है दोस्तों। ये भारत में एक वोट एक मूल्य एक अधिकार, यानी सभी लोगों का एक वोट का मूल्य उतना ही है जितना दूसरे नागरिक का है दोस्तों। तो चलिए, हो गया वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष की पार होते हुए वह क्या हो जाता है, वह मनुष्य क्या हो जाता है, वयस्क मताधिकार में आ जाता है। अब देखिए एकल नागरिकता दोस्तों, भारत में क्या है, एकल नागरिकता, एकहरी नागरिकता, यानी जो राज्य है वह ये नहीं कहता है कि आप इस राज्य के हैं। जो राज्य है वो ये नहीं कहता है, मान लीजिए कि हम लोग विदेश में जाते हैं तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हम यूपी से हैं या बिहार से हैं, हम लोग कहेंगे कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। क्या कहेंगे, एकहरी नागरिकता, हमारे पास एक ही नागरिकता है। हम विदेशों में जाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, हम ना यूपी से हैं, ना बिहार से है, ना एमपी से है, ना झारखंड से है, हम लोग कहाँ से हैं, हम लोग इंडियन हैं, हम लोग भारतीय हैं। एकहरी नागरिकता यानी हम लोग की एक ही नागरिकता है, क्या है, हम लोग भारतीय हैं। अगला हेडिंग है आपातकालीन व्यवस्था। दोस्तों आपातकालीन व्यवस्था में क्या होती है, दो शर्तें कि जो ये हम लोग का संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक, वो क्या होता है, एकात्मक में बदल जाता है। यानी हम लोग पढ़े हैं कि संघात्मक का मतलब होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। लेकिन जब आपातकालीन उपबंध होता है, आपातकालीन संकटकालीन, देश संकटकालीन समस्या में फंसता है, तो वहाँ क्या होता है, संघात्मक की जगह पर एकात्मक शासन व्यवस्था होता है। यानी केंद्र सरकार राज्य से कुछ शक्तियाँ ले लेता है और वहाँ पर अपना अधिकार करने लगता है, वहाँ का अपना शासन व्यवस्था संभालने लगता है। और राष्ट्रपति संकटकालीन उपबंधों में क्या करता है, आपातकाल की घोषणा कर देता है। अब देखिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। दोस्तों अगला है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। दोस्तों देखिए ऐसे याद करिए, लोक का अर्थ होता है लोगों के कल्याण के लिए राज्य की स्थापना, यही लिखा है, वही के लिए राज्य की स्थापना। देखिए लोक कल्याणकारी, लोगों के कल्याण के लिए राज्य की स्थापना, यानी इसमें कहा गया है कि जो लोगों का क्या होगा, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, न्यायिक रूप से क्या होगा, विकास होगा। सभी लोगों को एक समान विकास के क्या मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। वही कह रहा है कि लोगों के कल्याण के लिए राज्य की स्थापना की गई कि जो सभी लोग होंगे उनको क्या मिलेगा, एक समान अवसर मिलेगा, उनका एक समान विकास होगा। अब देखिए एक राष्ट्र भाषा की व्यवस्था। दोस्तों हम लोग के संविधान में एक राष्ट्र यानी एकता को सूत्र में बांधने के लिए, देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक राष्ट्र भाषा की घोषणा की गई। देवनागरी लिपि के अंतर्गत देवनागरी लिपि के अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। दोस्तों एक भाषा यानी देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक राष्ट्र भाषा की व्यवस्था की गई। देवनागरी लिपि के अंतर्गत हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला। अब देखिए अस्पृश्यता का अंत। देखिए दोस्तों अस्पृश्यता का मतलब होता है जो पुरानी छवि यानी जो प्राचीन काल से छवि आ रही है उसको क्या किया गया, खत्म किया गया। दोस्तों उसको क्या किया गया, खत्म किया गया। अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों
अस्पी यानी जो पुरानी पहले की छवि चली आ रही है उसका क्या हो गया, अंत हो गया दोस्तों। उसका जो भेदभाव होता है, जो शोषण होता है, वो नहीं होता है। अब देखिए ग्राम पंचायतों की स्थापना, देखिए दोस्तों, देखिए पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार और तीसरा होती है त्रिस्तरीय सरकार। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय सरकार के अंतर्गत क्या किया गया, ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। जो लोग मान लीजिए जो ग्रामीण लोग हैं वो तो अब गांव में ही सीमित हो जाएंगे। जो ग्रामीण लोग हैं वो तो राज्य स्टेट लेवल पर पहुंच नहीं पाएंगे, तो इनको समस्या होगी। ये इनको अपनी बातों को यहाँ ले जाने पर बहुत समस्या होंगी और शायद हो कि नहीं पहुंच पाए, यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, स्टेट लेवल तक नहीं पहुंच पाए। तो हमारे संविधान ने ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय सरकार के अंतर्गत ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई कि जहाँ का मुखिया क्या होता है, ग्राम प्रधान होता है, कि जो लोग होंगे वो अपनी बात यहीं से सहज रूप से कर लेंगे। और यही सबसे बढ़िया व्यवस्था की गई कि जो गांव के लोग हैं इनको भी अपनी बात करने का अधिकार मिला, सबको समान विकास करने का अधिकार मिला। यानी जो देखिए केंद्र की बात छोड़िए, जो स्टेट लेवल के हैं जो ये अपने विचारों को नहीं रख पाएंगे, इसीलिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई कि जो लोगों की समस्या हो वो आसानी से सुना जा सके, समझा जा सके और उसका क्या कह सके, उसका उपाय किया जा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आपको ऐसे ही वीडियो पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।